नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त है। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हमारे पास पीटर हॉलिन्स की किताब है मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर। इसके कुछ दिलचस्प विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है इस किताब के जरिए ये समझना कि आत्मा अनुशासन, जिसे हम अक्सर सोचते हैं कि ये बस कुछ लोगों में होता है, वो असल में है क्या। क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति मतलब विल पावर है, या फिर कोई ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपनी विल पावर के भरोसे ही हैं या अनुशासन साधने के कुछ पक्के तरीके हैं। ठीक है, चलिए इसे खोल के देखते हैं। अक्सर लगता है ना कि कुछ करने के लिए प्रेरणा, वो मोटिवेशन वाली फीलिंग बहुत जरूरी है। लेकिन ये किताब कुछ अलग कह रही है। कहती है कि प्रेरणा तो भरोसेमंद नहीं, आती जाती रहती है। आत्मा अनुशासन ज्यादा टिकाऊ है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, प्रेरणा हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, ठीक है। और भावनाएं तो वो तो बदलती रहती हैं। हाँ, आज जोश है, कल शायद ना हो। सही बात है। किताब का तर्क ये है कि अगर हम सिर्फ इस फीलिंग पर निर्भर रहेंगे कि हाँ आज मन कर रहा है, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा। आत्मानुशासन वो भावनाओं पर नहीं टिका होता है, वो आदतों पर, माहौल पर और एक क्या कहते हैं सिस्टम पर आधारित होता है। सिस्टम पर। हाँ, और इसीलिए ये ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि ये तब भी काम करता है जब वो मोटिवेशन वाली फीलिंग डाउन हो। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर नीचे होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसा ढांचा, एक सिस्टम बनाना चाहिए जो हमें चलाता रहे, चाहे मूड कैसा भी हो। बिल्कुल। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। भावनाओं के बजाय प्रोसेस पर भरोसा करना। किताब हमारे दिमाग के अंदर भी झांकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, ये थोड़े भारी शब्द है, पर इनका आत्मा अनुशासन से क्या लेना देना है? देखिए, ये समझना काफी मददगार है। असल में आसान भाषा में अगर कहें तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वो तर्क, प्लानिंग, लंबे समय के फायदे, इन सब के बारे में सोचता है। ठीक है। और दूसरा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। वो भावनाओं से, तुरंत मिलने वाले मजे से, आवेगों से जुड़ा है। अच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला हिस्सा। हाँ, बिल्कुल। तो आत्म अनुशासन असल में इन दोनों के बीच एक तरह का बैलेंस बनाने का खेल है। बैलेंस। क्या हम तुरंत वाले मजे को रोककर लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रह सकते हैं? किताब में वो मार्शमेलो टेस्ट का जिक्र है ना? हाँ, सुना है। वो यही तो दिखाता है। जो बच्चे छोटे इनाम मतलब एक मार्शमेलो तुरंत के बजाय रुककर बड़ा इनाम यानी 2 मार्शमेलो ले पाते हैं, वो आगे चलकर ज्यादा सफल होते हैं। इसे कहते हैं विलंबित संतुष्टि या डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और क्या ये सीखा जा सकता है? हाँ, अच्छी बात यही है कि ये क्षमता सीखी जा सकती है। इसे मजबूत किया जा सकता है। अच्छा, और ये ईगो डिप्लीशन मतलब इच्छा शक्ति का खत्म हो जाना, क्या ये सच में होता है? क्या हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह है जो डाउन हो जाती है? हाँ, किताब इसी विचार को सामने रखती है। मतलब इच्छा शक्ति कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है। अच्छा। इसे एक मांसपेशी की तरह समझ लीजिए। मांसपेशी। हाँ, आप दिन भर छोटे बड़े फैसले लेते हैं ना। हाँ। टेम्पटेशंस का सामना करते हैं, मुश्किल कामों पर ध्यान लगाते हैं। इन सब में इच्छा शक्ति लगती है, खर्च होती है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशी थक जाती है, वैसे ही इच्छा शक्ति भी इस्तेमाल करने से कमजोर पड़ती जाती है। अच्छा। तो शायद इसीलिए दिन के आखिर में जंक फूड खाने का या टीवी देखने का मन ज्यादा करता है। बिल्कुल, हो सकता है। सुबह सुबह विल पावर का टैंक फुल होता है ना। हाँ। पर शाम तक आते आते वो काफी खाली हो चुका होता है। तो इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि जैसे मांसपेशी आराम से ठीक होती है, ट्रेनिंग से मजबूत बनती है, वैसे ही इच्छा शक्ति को भी रिचार्ज किया जा सकता है। आराम से, सही खाने से, अच्छी नींद से और लगातार अभ्यास से इसे मजबूत भी बनाया जा सकता है। तो अगर इच्छा शक्ति लिमिटेड है और थक जाती है, तब तो आदतें बहुत काम की होंगी। किताब में वो संकेत, दिनचर्या, इनाम वाला मॉडल है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ये कैसे मदद करता है? आदतें इसीलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि वो हमारे व्यवहार को लगभग ऑटोमेटिक बना देती हैं। ऑटोमेटिक? हाँ, हमें हर बार सोचना नहीं पड़ता, जोर नहीं लगाना पड़ता। इससे हमारी कीमती इच्छा शक्ति बचती है। अच्छा। ये संकेत, दिनचर्या, इनाम का जो चक्कर है, वो इसी प्रोसेस को समझाता है। एक संकेत मिलता है, जैसे सुबह का अलार्म बजा। फिर एक तय काम होता है, जैसे उठकर वॉकआउट के कपड़े पहनना। ये हुई दिनचर्या। ठीक। और फिर मिलता है एक इनाम, जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा महसूस होना, ताजगी लगना।
जब ये लूप बार बार चलता है तो दिमाग इसे पकड़ लेता है, फिर संकेत मिलते ही वो काम अपने आप होने लगता है, कम विल पावर खर्च होती है। किताब में कीस्टोन हैबिट्स की भी बात है, मुख्य आदतें, जैसे रोज एक्सरसाइज करना या टाइम पर सोना। ये इतनी खास क्यों है? हाँ, कीस्टोन हैबिट्स ये इसलिए खास हैं क्योंकि इनका असर सिर्फ इन तक ही नहीं रहता। अच्छा। इनका पॉजिटिव असर जिंदगी के दूसरे एरिया पर भी पड़ता है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। जैसे मान लीजिए कोई रोज एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो अक्सर देखा गया है कि वो अपने आप ही बेहतर खाने लगता है, ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करता है, तनाव कम लेता है, भले ही उसने इन दूसरी चीजों को बदलने की सीधी कोशिश ना की हो। अरे वाह। इसी तरह अच्छी नींद लेना, वो हमारी विल पावर, हमारे मूड, हमारे फैसले लेने की क्षमता सबको बेहतर बनाता है। और एक और बहुत जरूरी बात जिस पर किताब बहुत जोर देती है वो है हमारा माहौल, एनवायरनमेंट। माहौल कैसे? हमारा फिजिकल माहौल, कमरा, घर, ऑफिस, और हमारा सोशल माहौल, दोस्त, परिवार, साथ काम करने वाले, ये दोनों हमारे आत्म अनुशासन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अपने आलस या अनुशासन की कमी के लिए सिर्फ खुद को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमारे आसपास की चीजें और लोग भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, काफी हद तक। आप सोचिए, अगर आपके फ्रिज में सिर्फ हेल्दी खाना रखा है, जंक फूड है ही नहीं, हाँ, तो जंक फूड ना खाने के लिए कम विल पावर लगेगी, है ना? सही बात है। अगर आपकी मेज पर किताब रखी है और फोन दराज में बंद है तो किताब उठाना आसान होगा। इसी तरह अगर आपके दोस्त भी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं या अपने गोल्स पर काम करते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, ये तो होता है। किताब कहती है कि अपने माहौल को जानबूझकर ऐसा बनाइए जो आपकी अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे। टेम्पटेशंस हटाइए, अच्छे कामों के लिए विजिबल क्यूज रखिए। ये अनजाने में ही हमारी विल पावर का बहुत बड़ा साथी या दुश्मन बन सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। क्या किताब कुछ और ऐसी ही ठोस तकनीकें बताती है जिन्हें हम ट्राई कर सके, जैसे वो 10 मिनट का नियम था? हाँ बिल्कुल, 10 मिनट का नियम बड़ा सरल लेकिन बहुत असरदार है, खासकर आवेगों को, इम्पल्सेस को संभालने के लिए। कैसे काम करता है ये? जब भी कोई तेज इच्छा उठे, जैसे सोशल मीडिया चेक करने की या कुछ मीठा खाने की या ऑनलाइन शॉपिंग की, होता है अक्सर, तो तुरंत उस पर अमल मत कीजिए। खुद से कहिए कि आप सिर्फ 10 मिनट इंतजार करेंगे। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, अक्सर होता यह है कि 10 मिनट बाद वो जो शुरू की तेज इच्छा थी वो या तो काफी कम हो जाती है या खत्म ही हो जाती है। अच्छा। वो फिर आप ज्यादा सोच समझकर फैसला ले पाते हैं। ये उस इंस्टेंट क्रेविंग और आपके एक्शन के बीच एक छोटा सा पॉज डालने जैसा है। ये तो आसान लगता है। और वो 40% का नियम, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। क्या ये सच है कि जब हमें लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब भी हम में 60% जान बाकी होती है? हाँ, ये सिद्धांत थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा 60% और ज्यादा कर सकते हैं। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मूल विचार ये है कि हमारी जो मानसिक सीमाएं होती हैं वो अक्सर हमारी असली फिजिकल या मेंटल क्षमता से पहले आ जाती हैं। अच्छा। जब हमारा दिमाग कहता है बस अब खत्म, तब असल में शरीर में या मन में और सहने की और करने की गुंजाइश होती है। ये नियम हमें उस बस वाली फीलिंग को चैलेंज करने के लिए उकसाता है, थोड़ा सा और पुश करने के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम शायद जितना सोचते हैं उससे ज्यादा केपेबल हैं। तो ये एक तरह का मेंटल टूल है अपनी लिमिट्स को पुश करने का। हाँ, इसे अपनी मानी हुई सीमाओं को धीरे धीरे बढ़ाने के एक मानसिक औजार की तरह देख सकते हैं। इसके अलावा किताब बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने की सलाह देती है। हाँ, ये तो सुना है। इससे शुरुआत करना कम डरावना लगता है और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस बनाने को कहती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस वो क्या है? इसका मतलब है पहले से प्लान बना लेना कि अगर कोई रुकावट आई, इफ एक्स हैपन्स देन आई विल डू वाई। अच्छा, जैसे अगर शाम को मीटिंग लेट हो गई और मैं जिम नहीं जा पाया तो घर आकर 15 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज करूंगा। इससे अनिश्चितता कम होती है और आपको पटरी पर बने रहने में मदद मिलती है। ये सब सुनने में तो बहुत लॉजिकल और हेल्पफुल लगता है, पर फिर भी लोग अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं आत्मानुशासन बनाने में? क्या हम उम्मीदें ही गलत पाल लेते हैं या टालमटोल? बिल्कुल, ये दोनों बहुत आम वजह हैं। किताब बताती है कि अवास्तविक उम्मीदें रखना, जैसे ये सोचना कि मैं रातों रात बदल जाऊंगा या मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी, ये निराशा की गारंटी है। क्योंकि जब हम फिसलते हैं, और ऐसा होता ही है, तो हमें लगता है हम फेल हो गए हैं और हम कोशिश छोड़ देते हैं।
तो क्या करना चाहिए? ज्यादा बेहतर तरीका है छोटी शुरुआत करना, छोटी छोटी जीतें हासिल करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोमेंटम बनता है। और जहां तक टाल-मटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का सवाल है, वो अक्सर आता है सही मूड का इंतजार करने से। हाँ बिल्कुल, आज मन नहीं कर रहा। या पूरी तैयारी का इंतजार करने से। हम सोचते हैं जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा या सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं कर सकते। तो किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब कहती है एक्शन पहले लो, मोटिवेशन बाद में आएगा। अगर आपको पता है कि क्या करना है तो बस शुरू कर दो, चाहे थोड़ा ही सही। परफेक्शन का इंतजार मत करो। निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। और इच्छा शक्ति की थकान, वो विल पावर फटीग जिसकी हमने बात की थी, हाँ उससे कैसे निपटे रोजमर्रा में? हाँ, उसका मतलब है कि हमें अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करना होगा। कैसे? क्योंकि इच्छा शक्ति लिमिटेड है। तो अपने सबसे जरूरी या मुश्किल काम जिनमें सबसे ज्यादा मेंटल एफर्ट या सेल्फ कंट्रोल लगता है, उन्हीं दिन के उस टाइम करें जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह का टाइम होता है। अच्छा। अपनी बेस्ट एनर्जी को छोटे मोटे कम जरूरी कामों पर वेस्ट ना करें। और हाँ, अपनी बैटरी रिचार्ज करना ना भूलें। मतलब पर्याप्त नींद, आराम, स्ट्रेस कम करने के तरीके, हेल्दी खाना, ये सब विल पावर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरतें हैं। मानसिकता, माइंडसेट, इसकी क्या भूमिका है? क्या हमारा सोचने का तरीका हमारे अनुशासन को इम्पैक्ट करता है? बहुत ज्यादा। किताब ग्रोथ माइंडसेट के महत्व पर जोर देती है। ग्रोथ माइंडसेट? हाँ, ये वो सोच है कि हमारी काबिलियत, हमारी विल पावर ये फिक्स नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें मेहनत से, प्रैक्टिस से, सीखने से सुधारा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अच्छा। अगर कोई ये मानता है कि मुझ में तो विल पावर है ही नहीं, ये हुआ फिक्स्ड माइंडसेट, तो वो पहली मुश्किल आते ही हार मान लेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चुनौतियों और फेलियर को सीखने और मजबूत बनने का मौका मानेगा। इसके साथ ही आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना। हाँ, ये जानना कि आपको कौन सी चीजें भटकाती हैं, किन सिचुएशंस में आपकी एनर्जी डाउन होती है, दिन के किस टाइम आप स्ट्रांग या वीक महसूस करते हैं, आपके ट्रिगर्स क्या हैं। अच्छा। ये सब समझना आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सही हथियार चुनने में मदद करता है। आप अपनी कमजोरियों को जानकर उनसे बचने या निपटने की प्लानिंग कर सकते हैं। कभी तब क्या करें? अक्सर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल, यहीं पर आत्मकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन और मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस काम आते हैं। सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया करना। हाँ, लेकिन दया का मतलब बहाने बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप अपनी योजना से भटक जाएं, तो खुद को कोसने या शर्मिंदा होने के बजाय खुद के प्रति थोड़ी नरमी दिखाएं, समझदारी दिखाएं। सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, इससे क्या सीखा, और फिर से कोशिश करें। खुद को माफ करके आगे बढ़ने की इजाजत देना। और मेंटल रेजिलियंस? वो यही है, गिरने के बाद फिर से उठने की क्षमता, सीखने और प्रयास जारी रखने की क्षमता। फेलियर अनुशासन बनाने के सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। यहाँ ये सवाल पूछना अहम हो जाता है, क्या हम फेलियर को अपनी कमी का सबूत मानने के बजाय उसे सिर्फ एक जानकारी, एक डेटा पॉइंट की तरह देख सकते हैं कि अगली बार क्या बेहतर करना है? ये माइंडसेट शिफ्ट वाकई बहुत पावरफुल हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और किताब के आइडियाज को समेटें तो वो कौन सी 3-4 मुख्य बातें हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अनुशासन बढ़ाने के लिए अपना सकता है? बिल्कुल, अगर निचोड़ निकालना हो तो कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। पहला, विल पावर को एक मांसपेशी समझें। इसे इस्तेमाल करें, चैलेंज करें, लेकिन ओवरलोड ना करें। और इसे आराम और पोषण से रिचार्ज करें, अपनी एनर्जी मैनेज करें। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने माहौल को अपना दोस्त बनाएं। अपनी आदतों को सपोर्ट करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को जानबूझकर डिज़ाइन करें। टेम्पटेशंस मुश्किल और अच्छी आदतें आसान बनाएं। माहौल को डिजाइन करना। तीसरा, आदतों की ताकत का फायदा उठाएं। ऑटोमेटिक बिहेवियर बनाने के लिए संकेत, दिनचर्या, इनाम लूप का इस्तेमाल करें। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंसी पर फोकस करें, परफेक्शन पर नहीं। कीस्टोन आदतें पहचानें। आदतें, ठीक है। और चौथा, फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मानें, ग्रोथ माइंडसेट रखें, सेल्फ कंपैशन दिखाएं और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ें। रुकावटों के लिए पहले से प्लान, इफ देन प्लान बनाएं। ये काफी स्पष्ट और एक्शनेबल लगता है।
संक्षेप में किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या है और क्या कोई ऐसी बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी खूबी मेरे ख्याल से ये है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातों पर नहीं बल्कि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। हाँ, ये इसे ज्यादा विश्वसनीय बनाता है। बिल्कुल। दूसरी खूबी इसकी प्रैक्टिकलिटी है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, कई ठोस तकनीकें और स्ट्रैटेजीज देती है और ये एक होलिस्टिक व्यू लेती है। माइंडसेट, माहौल, आदतें, बायोलॉजी सबको जोड़कर देखती है। और कोई कमी या सीमा? हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी ने इस टॉपिक पर पहले काफी पढ़ा है तो शायद कुछ बातें रिपीटेटिव लगें। और जाहिर है ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन तरीकों को अमल में लाने के लिए लगातार कोशिश और पेशेंस तो चाहिए ही होगा। सही बात है। और हर व्यक्ति अलग है तो हो सकता है किसी को अपने लिए इन तरीकों में थोड़ा बदलाव करना पड़े। तो कुल मिलाकर मैसेज यही है कि आत्मानुशासन कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। अपने दिमाग को समझकर, माहौल को बदलकर, आदतें बनाकर और सबसे जरूरी मोटिवेशन ना होने पर भी लगे रहकर कोई भी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अपने गोल्स तक पहुंच सकता है। ये काफी उम्मीद जगाने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक एम्पावरमेंट का मैसेज है कि कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। वाकई ये चर्चा काफी अच्छी रही। इसने आत्मानुशासन को सिर्फ विल पावर की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा और शायद मैनेजेबल बना दिया है। जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर आत्मानुशासन वाकई एक सीखा जा सकने वाला स्किल है और जिंदगी में सक्सेस के लिए इतना जरूरी है, तो क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम इसे बच्चों और युवाओं को सिखाने के लिए और बेहतर काम नहीं कर सकती? ओहो, क्या इसे मैथ्स या साइंस की तरह ही करिकुलम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? बेहतरीन सवाल। हमारी शिक्षा अक्सर एकेडमिक ज्ञान पर फोकस करती है, पर ये जो लाइफ स्किल्स हैं, इन पर कम ध्यान जाता है। सोचने वाली बात है ये। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।